हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी हमारी क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की जो टेक्स्ट बुक है कैलिडोस्कोप, उसमें जो पोइट्री सेक्शन है और पोइट्री में कौन सी पोइट्री जी, टाइम एंड टाइम अगेन बाय A.K. रामानुजन। ठीक है, तो ये जो पोएम है हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल मैंने आपको बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दी है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो प्लीज़ आप एक बार, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप वो पोएम अच्छे से पढ़िए, देन क्वेश्चन आंसर्स कीजिए। आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से बनी रहेगी, आप चीज़ें अच्छे से अंडरस्टूड हो जाएगी। ओके जी, तो बस बाकी इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जी आपकी इस पोइट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के। ठीक है, तो बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, अदरवाइज देखो बोर्ड में किसी तरीके से भी कुछ भी आंसर कर ले तो कुछ भी, जो मैंने आपको जो पोइट्री इसी हिसाब से पढ़ा रखी है कि आपसे कोई जैसे देखो क्वेश्चन आस्क कर ले कि भाई कोई लाइन उठा दे पोएम की, फिर कहो एक्सप्लेन करो, तो मैंने इसी तरीके से पढ़ाया आपको कि आपके पास इनफ मैटर होगा कि आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकोगे और अच्छे से आंसर कर सकोगे उस चीज़ का। ठीक है, तो प्लीज़ पोइट्री को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन अब हम बात करते हैं आपकी पोइट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, तो जी हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी एंड इंग्लिश लिटरेचर दोनों का ही जो डिटेल्ड सिलेबस है हमारे आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड का, वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जी। ओके, प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश कंपलसरी की भी एंड इंग्लिश लिटरेचर की भी, दोनों का ही जो सिलेबस हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं अपने इस चैनल पर। तो अगर आप नए हैं और क्लास 12th आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो जैसा कि बच्चे जानते हैं, जो इस बार हमारा टारगेट और 95 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं, इसी हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए, सीक्वेंस है आपके चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवा रखे हैं दोनों ही सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो टिल द बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, और आप अटेंटिवली लेक्चर्स लिया कीजिए। ओके, चलो वो हम बात करते हैं आपकी पोइट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, व्हाट डिड यू थिंक द पोएम वाज अबाउट व्हेन रीड द फर्स्ट फ्यू लाइंस। भाई आपने पोएम की जो फर्स्ट फ्यू लाइंस पढ़ी, शुरुआती लाइंस पढ़ी, तो आपको क्या लगा ये पोएम किस चीज के बारे में होनी चाहिए? देखो, व्हेन वी रीड द फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ द पोएम, जब हमने कुछ लाइनें पढ़ी स्टार्टिंग की, इट वाज आवर थॉट दैट द पोएम वाज अबाउट द क्लॉक टावर्स। भाई हमको लगा कि ये जो पोइट्री है क्लॉक टावर्स जो घंटा घर होते हैं उनके बारे में है जी। इट वाज अबाउट क्लॉक टावर्स गिविंग वेरी वेरी टाइम टू वेरिड पीपल। ठीक है, भाई ये क्लॉक टावर्स के बारे में पता चला कि हमको क्लॉक टावर्स के बारे में जो अलग अलग समय बताती है अलग अलग लोगों को, ये पता चला हमको स्टार्टिंग में। बट व्हेन वी प्रोग्रेस, जैसे ही हमने आगे पढ़ाना पोइट्री को, तो हमको ये पता चला, वी केम टू नो दैट इट वाज अबाउट द ब्लाइंडनेस ऑफ पीपल रिगार्डिंग रिलीजन। हमको पता चला कि ये जो पोइट्री है ये तो भाई किस चीज पे बेस है, ये तो किस चीज पे है। इट वॉज अबाउट द ब्लाइंडनेस ऑफ पीपल्स रिगार्डिंग रिलीजन, जो लोगों के धर्म के ऊपर जो अंधे विश्वास है ना, उसके ऊपर ये पोइट्री बेस है। समझ गए आप? तो ये क्वेश्चन है जी। तो सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लाइन डज द इम्पोर्ट ऑफ द स्ट्राइक द रीडर। भाई कौन सी जो लाइन है वो क्या वो रीडर को इम्पोर्ट करती कि भाई क्या, विच देखो, फ्रॉम विच लाइन डज द इम्पोर्ट ऑफ द स्ट्राइक टू द रीडर। भाई कौन सी जो लाइन है इस पोइट्री की वो हमको एक तरीके से इम्पोर्ट, एक तरीके से जोड़ती है किस चीज़ों की, ये पोइट्री का टाइटल से रिलेट करके। देखो, द पोएम इज फुल ऑफ सिंबल्स, पूरी प्रतीकों से भरी हुई पोएम है ये। देर आर सो मैनी लाइन्स विच रिफ्लेक्ट द पॉसिबल टाइटल, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दैट स्ट्राइक्स द टाइटल इज बीटिंग देयर गॉन्ग्स राउंड द क्लॉक। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही लगी कि देखो, बीटिंग देयर गॉन्ग्स राउंड द क्लॉक, ये आपकी पोएम में लाइन है ना जी, अपने घंटों को इस प्रकार से बजाते हैं और घड़ी की जो राउंड गति होती है उस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी पोइट्री की लाइन है। इसको देख के लगा कि ये चीज़ें टाइम एंड टाइम अगेन इसका सही टाइटल है। ठीक है, ठीक है। एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, और पहली लाइन आपकी पोएम की, और लिसन टू द क्लॉक टावर्स ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज्ड सिटी। ये जो लाइन है इसको देख के हमको ऐसा लगा, हमको स्ट्राइक एक तरीके से जोड़ दिया रीडर्स को ये टाइटल टाइम एंड टाइम अगेन से। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टाइम कीपिंग ऑफ द वेरियस क्लॉक्स, व्हाट इज द इम्प्लिसिट कंपैरिजन। ठीक है, देखो
क्या डिफरेंसेस है बिटवीन टाइम कीपिंग, भाई समय के कीपिंग मतलब देखो वेरियस क्लॉक्स, देखो अलग अलग घड़ियों में समय का अलग अलग बताने का क्या रीजन है, क्या डिफरेंसेस है। व्हाट इज द इम्प्लिसिट कंपैरिजन, मतलब इनका क्या सांकेतिक तुलना, सांकेतिक ओके, इम्प्लिसिट सांकेतिक तुलना की गई है, किस तरीके से तुलना की गई है, सीधी सी बात ध्यान रखो आप, ठीक है। और क्या क्या डिफरेंसेस है, देखो द डिफरेंसेस आर मेड ड्यू टू द वेरिएशंस इन द मेटल ऑफ गोंग्स, भाई अलग अलग प्रकार के मेटल जो धातुओं का यूज हुआ है इसके घंटों को बनाने के लिए, गोंग्स घंटों को बनाने के लिए, सुई में जो घंटे होते हैं ना उनको, द मैनर इन विच दे आर बीटन, और ये रीजन भी है कि जिस द मैनर इस तरीके से, इन विच दे आर बीटन जिस तरीके से उनको बजाया गया हो, एक तरीके से उनको आकृति प्रदान की गई हो, ओके। वेरिएशन इन लेंथ, उनकी लेंथ में भिन्न भिन्नता, ठीक है। वेरिएशन इन लेंथ, उनकी सुई की लंबी छोटी होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे, ओके। थिकनेस एंड शेकिंग हैंड, और थिकनेस उसकी जो जो घड़ी की जो सुई की जो मोटाई होती है ना उस टाइप की, और शेकिंग हैंड, जब व्यक्ति जब इस घड़ी की उसको गोंग्स को बना रहा था ना घंटों को, तो उसके हाथ कांप रहे थे, तो इस वजह से ही डिफरेंसेस क्रिएट हो गए टाइम में। तो कोई घड़ी क्या टाइम बता रही है, कोई घड़ी क्या टाइम बता रही है, ठीक है। ये सारे रीजंस है, देखो दीज वेरिएशंस हैव बीन इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड विद द वेरियस रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिलीजन। ये जो सारी चीजें किस चीज से कंपेयर हुई है, देखो विद द वेरियस रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिलीजन, जो भी रिलीजन की, धर्म की गलत धारणाएं, गलत व्याख्याएं करते हैं ना जो लोग, उनसे कंपेयर्ड हुई है चीज। वेरियस रिलीजियस ऑथोरिटीज इंटरप्रेट द बिलीफ अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे एंड इंटरेस्ट, भाई जो रिलीजियस ऑथोरिटीज होती है ना, मतलब कोई ऐसा रिलीजियस व्यक्ति जो धर्म के बारे में ज्ञान देता हो, ठीक है, कि धर्म ऐसे, तो रिलीजियस स्पीकर होगा ना, आप सीधे से इजी वे में समझ लो, वो देखो इंटरप्रेट यानी इस तरीके से बताता है, द बिलीफ, विश्वास को, जो विश्वास होता है ना उसको, अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे एंड इंस्टेंट, की उनका अपने हिसाब से बताता है, सीधी सी बात है। वो धर्म को किस हिसाब से देख रहा है और क्या उसको इंटरेस्ट है किस चीज में, वो अपने हिसाब से ज्ञान देगा, समझ रहे हो, ठीक है। वैल्यूएबल चीज नहीं बताएगा, ऑथेंटिक लॉजिकल चीज नहीं बताएगा, अपने हिसाब से फालतू की चीज बोलेगा, ठीक है। दस दे मिसगाइड द पीपल, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो धर्म को ना तो जानते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं, कुछ ऐसे लोगों पे सटायर किया है आपके पोइट ने, ठीक है। दस दे मिसगाइड द पीपल, इसलिए लोगों को मिसगाइड कर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज द एक्ट ऑफ नेचर डिस्क्राइब्ड एज प्रिसाइज, भाई नेचर के जो कार्य होते हैं, एक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के जो कार्य होते हैं ना, उनको डिस्क्राइब किया गया, बताया गया एज प्रिसाइज। प्रिसाइज यानी होता है देखो स्पष्ट, क्लियर, एग्जैक्ट। नेचर के जो कार्य हैं, प्रकृति के जो काम है, वो एग्जैक्ट क्यों है, क्लियर क्यों है, इतने स्पष्ट क्यों है, इतने एकदम, समझ रहे हो। तो देखो इसलिए बताया गया, देखो द एक्ट ऑफ नेचर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज प्रिसाइज इन कंपैरिजन टू द एक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, भाई ये जो नेचर के एक्ट्स है ना, इसको डिस्क्राइब इसलिए किया गया, देखो किससे प्रिसाइज, ये स्पष्ट और क्लियर एग्जैक्ट इसलिए है, देखो इनको नेचर के एक्ट्स को कंपेयर किया है, कंपैरिजन टू द एक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नेचर के, प्रकृति के कार्यों को किस लोग, मतलब मानव के कार्यों से कंपैरिजन किया गया है, सीधी सी बात। वी ह्यूमंस आर इनएक्यूरेट इन ओवर एक्ट्स, हम मानव लोग है ना वो इनएक्यूरेट होते हैं, मतलब अस्पष्ट होते हैं हमारे काम में, हम इतना अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। वी इंटरप्रेट वन थिंग इन मैनी डिफरेंट वेज, हम किसी भी चीज की अगर व्याख्या करेंगे ना, किसी भी चीज के बारे में बताएंगे ना, तो अलग अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है। बट नेचर डज एवरीथिंग इन एन एग्जैक्ट मैनर, लेकिन जो प्रकृति होती है ना, उसके जो कार्य होते हैं ना जी, हमारी नेचर के कार्य एकदम एग्जैक्ट मैनर में होते हैं, एकदम अच्छे ढंग से होते हैं जी। द पोइट बिलीव्स इन द सुप्रीमेसी ऑफ नेचर, पोइट है आपके, वो प्रकृति की महत्ता, ओके, महत्ता, इंपॉर्टेंस, उस पर बिलीव करते हैं जी। नेचर इज ऑलवेज प्रिसाइज इन इट्स एक्शंस, प्रकृति है वो हमेशा अपने कार्यों में क्या रही है, प्रिसाइज रही है, स्पष्ट रही है, एग्जैक्ट रही है, क्लियर रही है, स्पष्ट, ओके। इट इज ऑलवेज एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, और हमेशा नेचर के जो प्लान्स है ना, उनके अकॉर्डिंग इन नेचर चलती आई है जी हमारी प्रकृति, ठीक है जी, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी ये, इसको कर लीजिएगा।
देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिफ्लेक्ट्स द पोइट्स एटीट्यूड टुवर्ड कम्युनल डिसहार्मनी। भाई कौन सी इन तीनों में से कौन सी धारणा हमको ऐसी लग रही है कि पोइट की जो कम्युनल डिसहार्मनी होती है ना लोगों के मध्य, मतलब एक तरीके से सामूहिक डिसहार्मनी, मतलब एक तरीके से भेदभाव या फिर गलत धारणाएं एक दूसरे के प्रति, क्रुएल्टी टाइप, ठीक है। तो इन तीनों में से कौन सी है विस्टफुल लेमेंट, ठीक है। इट इज विस्टफुल लेमेंट बिकॉज द पोइट एक्सप्रेसेस सोरो ओवर किस पे, कम्युनल डिसहार्मनी इन सोसाइटी। देखो विस्टफुल लेमेंट है इस चीज का इन तीनों में से, क्योंकि पोइट ने देखो कम्युनल डिस हार्मनी को बताया अपनी सोसाइटी में जो है ना। देखो द पोइट डज नॉट लाइक दैट एटीट्यूड ऑफ द पीपल हु बिकम frantic and follow FANTIC, इसका मीनिंग FANTIC होना चाहिए जी, ठीक है। फ्रेंटिक नहीं होगा, आर नहीं होगा जी, ठीक है। वो बिकम फ्रेंटिक एंड फॉलो ओनली व्हाट दे आर रिलीजियस स्पीकर्स प्रेच नहीं होता, टीच करना, बताना एक तरीके से, ठीक है। तो देखो पोइट डज नॉट लाइक द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, पोइट ऐसे लोगों का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता उसको। पोइट को एटीट्यूड मतलब ये धारणा अच्छी नहीं लगती कि वो जो लोग हैं ना वो रिलीजियस स्पीकर्स होते हैं ना, वो जिस हिसाब से बताते हैं ना उनको, ये जो झूठे धर्मगुरु, झूठे जो लोग होते हैं ना, जो धर्म की झूठी चीजें बताते हैं, तो ऐसे लोगों को ये फिर कॉमन पीपल को क्या कर देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। तो पोइट को ये जो कॉमन पीपल का मिसगाइड होना होता है ना वो अच्छा नहीं लगता, ओके ऑन, ठीक है। दे बिकम ब्लाइंड इन रिलीजन, और फिर वो देखो इनकी सुन के ब्लाइंड हो जाते हैं, एक तरीके से अंधा विश्वास करने लग जाते हैं रिलीजन में, ठीक है। दे आर नॉट रेडी टू हियर एनी क्वेश्चंस अबाउट द रिलीजन विच कॉजेज राइट्स एंड अनरेस्ट इन दिस सोसाइटी, और फिर वो रेडी ही नहीं होते कि भाई कि ये चीजें हमारे कि सोसाइटी में क्या ला सकती है, राइट्स मतलब दंगे ला सकती है। रिलीजन्स के लेकर कुछ और कहने लग जाए ना उनको हम, तो वो क्या, वो भाई सुनने को ही तैयार नहीं है कि भाई ये चीजें हैं हमारे राइट्स, मतलब दंगे खड़े कर सकती है। अनरेस्ट इन दिस सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में अनरेस्ट ला सक, अनरेस्ट मतलब एक तरीके से कुछ भी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे तो फिर अनरेस्ट ही होगा, ओके। दे आर ब्लाइंड फेथ इन रिलीजियस अथॉरिटीज मिसगाइडिंग दैम, देखो भाई देखो दे आर ब्लाइंड फेथ इन रिलीजियस अथॉरिटीज, ठीक है, सीधी सी बात है। देखो वो क्या है जी, ये ब्लाइंडली विश्वास, ब्लाइंड फेथ यानी अंधे रूप से विश्वास करने जाते हैं इन रिलीजियस अथॉरिटीज में, ठीक है। फिर कॉमा लगा के लिख लीजिएगा दे मिसगाइडेड दैम, ये दे लिख लीजिएगा जी, दे मिसगाइडेड जी, ईडी लिख कर लीजिएगा इसको, मिसगाइडेड दैम, ठीक है। द पोइट विशेस द पीपल टू बी वाइज एंड मोर सेंसिबल, पोइट विश कर रहे हैं कि ये जो पीपल है ना वो बहुत ज्यादा देखो वाइज, बुद्धिमान बने, और मोर सेंसिबल, अपनी जो मस्तिष्क की जो एक तरीके से अपनी ज्ञान बढ़ाए, एक तरीके से समझ लो आप, ठीक है। देखो सिक्स क्वेश्चन है, इज द पोइट्स एटीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द एवरेज इंडियन फील्स बोथ टुवर्ड्स ह्यूमन वायलेंस एंड नेचर्स फ्यूरी। भाई ये हम इज द पोइट्स एटीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, देखो पोइट का ये धारणा हमको ये बताती है क्या, हाउ द एवरेज इंडियन, किस प्रकार से एक आम आदमी फील्स बोथ टुवर्ड्स, किसके बारे में, ह्यूमन वायलेंस के बारे में और नेचर की फ्यूरी के बारे में। ह्यूमन वायलेंस करते हैं तो एक इंडियन आदमी या फिर इंडियन व्यक्ति क्या सोचता है, और नेचर फ्यूरी मतलब नेचर जब बदला रहती है तो उसके बारे में क्या धारणा रहती है जी, ठीक है। देखो इट इज अ जनरल परसेप्शन दैट देखो ये जनरल परसेप्शन है जी, आप सबको पता है, ठीक है। देखो दैट कम्युनल राइट्स टेक प्लेस ड्यू टू रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। देखो भाई ये दंगे इसीलिए खड़े हो जाते हैं कि अगर हम जो हमारे रिलीजन को है ना जी रॉन्गली अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, रॉन्गली अंडरस्टैंड, हम गलत तरीके से हमारे धर्म को समझ लेते हैं, तो फिर लोग एक तरीके से लड़ने लग जाते हैं जी। सम रिलीजियस अथॉरिटीज इंटरप्रेट द पीपल रॉन्गली एंड मिसगाइडेड देम। देखो जो कुछ रिलीजियस अथॉरिटीज होती है ना, मतलब कुछ रिलीजियस स्पीकर्स, ठीक है, स्पीकर्स, तो ये कुछ ऐसे धर्मगुरु होते हैं ना, वो क्या लोगों को इस तरीके से मिसगाइड करते हैं, इंटरप्रेट मतलब इस तरीके से टीच करते हैं, इस तरीके से समझाते हैं, बताते हैं, और फिर वो रॉन्गली बताते हैं धर्म के बारे में, उनको गलत चीजें बताते हैं,
और मिसगाइड करते हैं उनको, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए कॉमन थॉट, और इस तरीके से ये कॉमन थॉट है दैट नेचुरल डिजास्टर एंड calamities आर नेचर्स ओन वे टू ऑफ बैलेंसिंग इटसेल्फ। और देखो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना जी, जब भी हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं, नुकसान करते हैं, तो फिर प्रकृति बदला लेती है हमसे, ठीक है। तो नेचर को बैलेंस करना आता है अपना, कोई भी महामारी ला देगी, कोई भी बाढ़ ला देगी, कोई भी कुछ भी ला देगी, समझ रहे हो, नेचर को आता है अपना इक्वल करना आप सबको, ठीक है। तो एक चीज ये भी बताइए कि ह्यूमन पावर या फिर कोई भी इतनी शक्तिशाली चीज नहीं है, नेचर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो देखो जिस तरीके से इस तरीके से ये चीजें होती है ना, तो नेचर को भी अपनी डिजास्टर्स के थ्रू, अपने कैलामिटीज के थ्रू, क्या नेचर का ओन वे है, उसका खुद का तरीका है जी, बैलेंसिंग इटसेल्फ, अपने आप को संतुलन बनाना इस समाज में, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके की चीजें होती है ना जी, तो नेचर को बदला लेना आता है अच्छे से। हमारी प्रकृति अपना बैलेंस अपने आप बनाती है, चाहे वो किसी भी चीजों के थ्रू बना ले, ठीक है। ओके, देखो, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जी आपके, इनको भी देख लीजिए। देखो, शॉर्ट नोट बताइए कि एप्रोप्रिएशन ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम, आपके जो टाइटल है ना आपकी पोएम का, टाइम एंड टाइम अगेन, इसकी एप्रोप्रिएशन से बताओ, मतलब कितना ज्यादा उचित है ये, ठीक है। डिस्कस द टाइटल ऑफ द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन, ठीक है। देखो, टाइम एंड टाइम अगेन मीन्स ए थिंग दैट हैपन्स फ्रीक्वेंटली। टाइम एंड टाइम अगेन का देखो मीनिंग क्या होता है, ए थिंग दैट हैपन्स फ्रीक्वेंटली, एक ऐसी चीज जो बार बार घटित होती रहती है जी। अकॉर्डिंग टू द पोइट द वर्ल्ड हैज सफर्ड ए लॉट ऑफ टाइम्स। पोइट के अकॉर्डिंग क्या है जी, जो हमारा संसार है वो बहुत बार सफर करता रहता है अलग अलग चीजों से। इट हैपन्स अगेन एंड अगेन, और बार बार होता रहती हैं चीजें। देयर अराइजेज ए लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस ऑन बिहाफ ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, ठीक है। तो हमारे समाज में क्या अराइजेज हो जाती है, क्या चीजें आने लग जाती है, ए लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, द्वंद्व है, क्लैशेस, लड़ाई झगड़े, ऑन बिहाफ ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। हम धर्म के बेस पर डिफरेंसेस हो जाते हैं ना, तो ये चीजें बहुत ज्यादा द्वंद्व ले आती है, लड़ाई झगड़े ले आती है। द सो कॉल्ड रिलीजियस स्पीकर्स इंटरप्रेट रिलीजन दैट सूट्स देयर सेल्फिश मोटिव्स। अब कुछ इस तरीके के झूठे पाखंडी जो धर्मगुरु होते हैं ना, वो इसी तरीके से धर्म की परिभाषित करते हैं, लोगों को समझाते हैं, सूट्स देयर सेल्फिश मोटिव्स, उनके स्वार्थ पूरे हो जाए, मतलब किसी धर्म के बारे में उनको बिड़ाना है किसी को, तो उनका सेल्फिश मोटिव है ये। तो किसी व्यक्ति को वो इसी तरीके से टीच करेगा, इसी तरीके से समझाएगा वो धर्मगुरु कि वो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो अपने मोटिव, अपने खुद के पर्सनल सेल्फिश मोटिव्स को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो दूसरों को मिसगाइड करते हैं ऐसे लोग, ठीक है। Thus there arises multiple interpretations of religious faiths and the world suffers again and again। तो इसी तरीके से देखो खूब सारे मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, खूब सारे धर्म किसके बारे में, रिलीजियस फेथ, धार्मिक विश्वासों पर अलग अलग प्रकार के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, मल्टीपल टाइप्स की व्याख्याएं आ जाती है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, खूब सारी मल्टीपल व्याख्याएं आ जाती है। किसको लेकर, अपने धार्मिक विश्वास को लेकर। एंड द वर्ल्ड सफर्स अगेन एंड अगेन, और फिर इन्हीं चीजों को लेकर भाई जो संसार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और फिर हम सफर करते रहते हैं लगातार। सो द टाइटल इज क्वाइट एप्रोप्रिएट। तो टाइटल है जी हमारे पोएम का, वो एकदम एप्रोप्रिएट है, एकदम उचित है, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी वो। या आप देखो 8th क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डोनर स्विम। भाई आप ये जो पोएम में पढ़ा था हमने डोनर स्विम, आप इस चीज से क्या समझो जी, बताओ, ठीक है। देखो, द टर्म डोनर स्विम रिफर टू द एक्शन सजेस्टेड बाय द रिलीजियस ऑथोरिटीज। ये डोनर स्विम भाई वो एक्शंस होते हैं जो ये जो रिलीजियस स्पीकर्स होते हैं ना, धार्मिक झूठे धर्मगुरु होते हैं, ओके, ये एक्शन, ये उनके एक्शंस को, उनकी बातों को रिफर करते हैं जी, ठीक है। They are donors of instructions in religious affairs, including ethics, moral values, etiquette, and many other social rules, etc. तो यार ये डोनर्स होते हैं, ये प्रदान करने वाले होते हैं ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन रिलीजियस अफेयर्स। भाई ये धर्म के बारे में लोगों को ज्ञान देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, डोनर हो गए ना एक तरीके से,
एक तरीके से दे रहे हैं ये चीजें, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस देते हैं रिलीजियस अफेयर्स को लेके, धार्मिक मामलों को लेकर, ठीक है, इंक्लूडिंग एथिक्स पे बोल देते हैं, मॉरल वैल्यूज पे बोल देते हैं, एंटिग्रिटी पे बोल देते हैं, और मैनी अदर सोशल रूल, सामाजिक नियमों के बारे में बोल देते हैं, ठीक है। दे प्रीच टू द पीपल इन देयर ओन वे एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, और ये इसी तरीके से लोगों को टीच करते हैं, पढ़ा बताते हैं, सिखाते हैं चीजें देयर ओन वे, खुद के तरीके से, अपने हिसाब से बता देते हैं हर कुछ ही, एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, और खुद की जितनी समझ होती है ना उतना ही बताते हैं, ठीक है। दे कल्टिवेट मैनी डिफरेंसेस अमॉन्ग द पीपल, और एक खूब सारे डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं लोगों के मध्य, समझ रहे हो। Thus they divide and misguide the people and become important persons in their society. तो इस तरीके से लोगों को डिवाइड कर देते हैं, ओके, और फिर मिसगाइड करते रहते हैं, और फिर लोग इनके बारे में, लोग ज़्यादा इनसे अटैच्ड हो जाते हैं, फिर इनको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं इनको पीपल, एंड बिकम इम्पोर्टेंट पर्सन इन दी सोसाइटी, और फिर इस तरीके का बन के तो ये लोग इम्पोर्टेंट बन जाते हैं सोसाइटी में, समझ गए। चलो 9th क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय पेरेनियल फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस। भाई ये जो दो टर्म आई थी, पेरेनियल फ्यूड्स बताया था मैंने आपको, और सीजनल, ओके, सीजनल अलायंस, भाई क्या था, क्या थी ये टर्म, मैंने आपको पोएम में तो बहुत अच्छे से पढ़ाया, बताई थी ये चीज। देखो, दिस टेल्स अस अबाउट द नेचर्स ऑफ मैन दैट इज अनचेंजेबल ड्यू टू सर्टेन प्रेजुडाइसेस। देखो ये भाई, ये एक कॉमन चीज बताए ना, तो ये दोनों को अगर कॉमन चीज बताएं तो ये वो हमको मानव की प्रकृति के बारे में बताती है कि जो कि अनचेंजेबल है, जो भी बदलती रहती है और अनचेंजेबल है, देखो, और फिर सर्टेन प्रेजुडाइसेस, वो अलग अलग स्थितियों में बदलती रहती है, ठीक है। देखो, थ्रू पेरेनियल फ्यूड्स द पोएट वांट्स टू कन्वे द आइडिया दैट there are conflicts and communal rights among the different religious communities, ठीक है। तो perennial feuds का मतलब यही था जी आपकी पोएम में, कि poet wants to convey the idea that, ये बताना चाह रहे हैं there are conflicts, खूब सारे द्वंद्व हैं, and communal rights, खूब सारे सामूहिक दंगे हैं, among the different religious committees, जो religious committees है ना, कोई ये रिलीजियस कमिटी इस धर्म की है, इस धर्म की है, तो इन लोगों के मध्य खूब सारे क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, तो ये लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना, इन्हीं को पेरेनियल फ्यूड्स कहा है आपके पोइट ने, ठीक है। जबकि वाइल सीजनल अलायंस किसको रिफर करा, द पोइट मींस दैट टेम्परेरी एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग कम्युनिटीज। तो ये सीजनल अलायंस, देखो सीजनल क्या होता है, कुछ समय के लिए ही, ठीक है, अलायंस यानी समझौता, तो ये चीज इसको दर्शाती है कि देखो इन लोगों के मध्य क्या होता है, टेम्परेरी, एक तरीके से टेम्परेरी एग्रीमेंट हो जाता है, एक तरीके से समझ, एक कुछ समय पर चलो शांत हो जाते हैं ना इन लोग, कि चलो थोड़ी देर लड़ाई बंद करते हैं, तो वो वाली चीज हो जाती है कि देखो एक तरीके से इस चीज को बताने का प्रयास किया। सीजनल अलायंस मतलब एक तरीके से टेम्परेरी क्या होता है, एग्रीमेंट होता है बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिटीज, ठीक है, कि थोड़े समय के लिए एक बार जो लड़ाई झगड़ा है इनको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जी सारे, आपको अच्छे से कर लेना है इनको, खूब सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जी। देखो, व्हाट डू यू सी द आयरनी इन द लाइन, आपको इस लाइन में कौन सी आयरनी लगी थी, द ओल्ड वेल मैनेज्ड सिटी, ठीक है, सेकंड लाइन है आपकी पोएम की। और इस दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ जाए, व्हाई डज द पोइट्री स्टेट द सिटी एज ओल्ड मैनेज्ड सिटी। तो ओल्ड मैनेज सिटी के बारे में अगर इस तरीके से आ जाए तो आपको ये आंसर लिखना है जी, the term old refers to the vices like inequality, discrimination, clashes and conflict etc. जो old है, ये जो मतलब देखो द टर्म ओल्ड, ये ओल्ड किस चीज को रिफर कर रहा है जी, वाइसेस, दुर्गुणों को, लाइक इनइक्वालिटी होती है ना समाज में, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, क्लैशेज लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स द्वंद्व, ओके, इन सबको, इन ओवर सोसाइटी, इन चीजों को ये दर्शा रहा है, ओल्ड वर्ड है ना जो, इन लार्जेस्ट फॉर्म। और अगर हम देखें तो सिटी है जी, वो रिफर कर रही है टू सोसाइटी, ओके, तो सिटी किसको रिफर कर रही है, सोसाइटी को। अगर बड़े रूप से देखें तो सिटी किसको क्या कर रही है, रिफर सोसाइटी को। तो सोसाइटी ऑलवेज सफर ड्यू टू दीज सोशल वाइसेस, बिकॉज देखो, और देखो जो सोसाइटी है ना, जो सिटी है, वो हमेशा सफर करती रहती है ड्यू टू दीज सोशल वाइसेस, इन दुर्गुणों की वजह से, बिकॉज ओल्ड ऑलवेज
keeps working on its old set of patterns। क्योंकि देखो जो ओल्ड चीजें होती है ना, वो हमेशा उसी चीज पे वर्किंग करती रहती है, अपना ओल्ड पुराने तरीके से ही काम करते रहते हैं, समझ रहे हो, अपने ओल्ड पैटर्न से ही काम करते रहते हैं ये लोग, ठीक है। विच ब्रिंग्स दीज वाइसेस इनटू सोसाइटी, और इसी वजह से ये लोग अपना पैटर्न चेंज नहीं कर रहे, अच्छी अच्छी स्कीम्स नहीं लाते, अच्छे से चीजों को समझते नहीं है, जानते नहीं है, उस चीज को करते नहीं है, तो इस वजह से सोसाइटी में क्या आ जाते हैं, ये वाइसेस, ये दुर्गुण आ जाते हैं, ठीक है, सोसाइटी में। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन। या फिर क्वेश्चन आ जाए राइट द थीम ऑफ द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन। या फिर क्वेश्चन आ जाए एस्टैब्लिश क्लॉक टावर्स एज ए सिंबल ऑफ कंफ्यूजिंग रिलीजियस प्रीचिंग्स। भाई इस तरीके से तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, बहुत अच्छा आंसर आपके लिए। ये आपको ये आंसर लिखना है, बहुत अच्छा आंसर। थीम आ जाए, सेंट्रल आइडिया आ जाए, या फिर वो जो एस्टेब्लिश द क्लॉक टावर सिंबल वाला है ना, वो आ जाए, तो आपको बहुत अच्छा आंसर है जी, आप समझ जाएंगे। अभी मैंने बताया था ना, क्लॉक टावर सिंबल के यूज एज ए सिंबल यूज हुआ है सिर्फ। देखो, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट पीपल्स ब्लाइंड फेथ इन रिलीजियस ऑथोरिटीज। भाई पोइट इस पोएम में जो आपके पोइट है ए के रामानुजन, वो क्या बता रहे हैं, जो लोगों का ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास है ना रिलीजियस लोगों पर, ऐसे ऑथोरिटीज, ऐसे स्पीकर्स पर जो झूठा पाखंड वगैरह करते हैं। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज व्यूज थ्रू द एग्जांपल ऑफ क्लॉक टावर्स। और पोइट ने अपने व्यूज को किसके थ्रू बताया, क्लॉक टावर्स, इन घंटाघरों के थ्रू बताया जी। People believe that what time the clock towers tell is always right, but they always tell different time due to the differences in their manufacturing और द वेज ऑफ गॉन्ग्स बीइंग बीटन, दे ऑलवेज टेल डिफरेंट टाइम्स। सीधी सी बात देखो, तो पीपल जो क्लॉक टावर्स के बारे को लेकर इसलिए बताया, तुलना इसलिए करी है जी, क्योंकि देखो लोगों का विश्वास है कि जो क्लॉक टावर्स होते हैं, जो घंटे होते हैं, ये घंटाघर होते हैं ना, ये एकदम सही एक्यूरेट टाइम बताते हैं लोगों को, ठीक है। लेकिन ये भी हमेशा सही नहीं होते ऑलवेज, बट दे ऑलवेज टेल डिफरेंट टाइम्स। ये हमेशा अलग अलग प्रकार का टाइम बताते हैं, कोई क्या बताता है, कोई क्या, ड्यू टू द डिफरेंसेज इन देयर मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि देखो इन डिफरेंसेज हो सकते हैं, अपनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, बनते हैं ये उस टाइम, और द वेज ऑफ गॉन्ग बीइंग बीटन, और किस प्रकार से उनकी घड़ियों के जो घंटे होते हैं उनको बनाया जाता है। दे ऑलवेज टेल डिफरेंट टाइम्स, हमेशा, ठीक है। इन द सेम वे, इसी तरीके से देखो, वो प्रीच रिलीजन टू दिस जॉब एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। देखो, इन दिस सेम वे पीपल, ऐसे लोग जो वो प्रीच रिलीजन, जो रिलीजन के बारे में शिक्षा देते हैं लोगों को, धर्म के बारे में, टू दिस जॉब एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, तो वो भी अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही लोगों को क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, ठीक है। दे प्रीच व्हाट दे अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन नॉलेज, वो वही चीज शिक्षा देते हैं जो खुद समझ पाए हैं अभी तक, एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन नॉलेज, और उनको जितना ज्ञान है अभी तक खुद वही नॉलेज देते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई द इंटरप्रेट रिलीजन इन डिफरेंट वे। इसी वजह से ये लोग रिलीजन को इंटरप्रेट कर देते हैं अलग अलग तरीके से, मतलब ये लोग इसी वजह से रिलीजन को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर देते हैं, रिलीजन का अलग अलग मतलब बता देते हैं जी। दे क्रिएट कन्फ्यूजन अमॉन्ग द पीपल, और ये लोग है ना, लोगों के मध्य कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं जी। दिस रिजल्ट्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस, और इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, द्वंद्व हो जाते हैं भाई, सीधी सी बात। द रिलीजियस स्पीकर सर्व देयर ओन पर्पसेस एंड मिसगाइड द पीपल, और ये रिलीजियस स्पीकर्स होते हैं ना, कुछ इस तरीके के सेल्फिश लोग होते हैं, या फिर झूठे धर्मगुरु लोग होते हैं, वो क्या करते हैं जी, अपनी ये जो अपना पर्पस निभा देते हैं, और फिर लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है, ओके। ये अच्छा क्वेश्चन है, थीम आ जाए, सेंट्रल आइडिया आ जाए, या फिर एस्टैब्लिश दो क्लॉक टावर्स को लेके सिंबल के रूप में, तो ये क्वेश्चन आपका अप्रोप्रिएट है, अच्छा है, और आप लिख के आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखो, राइट द समरी ऑफ द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन। ठीक है, अब आपकी इस पोइट्री की समरी बता दीजिए आप, ओके। ठीक है, द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन, अब मैं हिंदी तो बोलनी नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ ही जाएगा, इतना अच्छे से बता दिया, ठीक है। मैं रीड कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा। द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन बाय ए के रामानुजन, ठीक है। दिस पोएम इज ऑन द ब्लाइंडनेस ऑफ पीपल रिगार्डिंग रिलीजन, ओके।
Through the different symbols, the poet indicates the communal disharmony prevailing in the society. तो खूब सारे डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू पोइट ने हमारे को इंडिकेट करा है, बताया कि जी जो कम्युनल डिसहार्मनी जो चीज़ें होती रहती है ना हमारे समाज में, प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, ठीक है। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज व्यू थ्रू द एग्जांपल ऑफ क्लॉक टावर्स। पीपल बिलीव दैट what time the clock towers tell is always right, but they always tell different time due to the differences. In the same way, the so-called religious speakers interpret religion that suits their selfish motive. ओके बता चुका हूँ अच्छे से आपको हिंदी में आपके ऊपर, ठीक है। रिलीजियस स्पीकर्स टीच द पीपल बाय देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, दे प्रीच व्हाट दे अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन नॉलेज, दे क्रिएट कंफ्यूजन्स अमॉन्ग द पीपल, सीधी सी बात। then it results into क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट्स में एंड क्लैशेस बिटवीन द रिलीजन्स, ठीक है। तो फिर इसका रिजल्ट क्या होता है जी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, द्वंद्व हो जाते हैं और क्लैशेस, खूब ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं रिलीजन्स लोगों के मध्य। तो 13 क्वेश्चन, राइट ए नोट अबाउट द यूज ऑफ इमेजरी इन रामानुजन्स पोइट्री, व्हाट इमेज आर यूज्ड इन द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन, ठीक है। तो दोनों में से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको आंसर कर कर आना है जी। इन द पोएम द टाइम एंड टाइम अगेन द पोइट यूजेस वेरियस इमेजेस, ठीक है। क्लॉक टावर्स दैट रिप्रेजेंट रिलीजन एंड मैनी अदर्स इमेजेस लाइक देखो म्यूचुअल डिस्टेंसेस, डोनर स्विम, पेरेनियल फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस, ए बैक स्ट्रीट क्वारल, प्रिसाइज एक्ट, इट्स It draws a picture of the clashes and conflicts between religions. मैं ये भी बताया कि जो जो द्वंद्व होते हैं, क्लैशेस और जो लड़ाई झगड़े होते हैं रिलीजन्स, धार्मिक धर्म के मध्य, देखो इट टेल्स अबाउट द फेथ ऑफ पीपल, और ये भी बताया कि लोगों में कितना विश्वास है। द फेथ इज डिस्टर्ब्ड एंड हर्ट ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ रेजिडेंशियल ऑफ दिस सोसाइटी। और भाई ये जो फेथ है, विश्वास है, डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे कुछ ऐसे झूठे धार्मिक लोगों के वजह से जो इस सोसाइटी में रहते हैं जी। द पोएट टेल्स द फैक्ट दैट द कंसेप्ट विजुअल इमेजरी इज सेंट्रल टू हिज टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन। तो पोएट बता रहे हैं कि इस फैक्ट को कन्वे करना चाहा है कि देखो ये जो इसकी विजुअल इमेजरी का यूज़ करा है पोएट ने, मतलब रीडर्स पढ़ने के बाद एकदम चीज़ों को सामने देख सके कि हाँ। तो टेक्निक ऑफ पोइट करें कि तो उनकी टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन है, मेरी बात करने का तरीका है, ठीक है। इट कन्वेज द एसेंशियल इंडियन सेंसिबिलिटी, और ये हमारे को जो एसेंशियल इंडियन सेंसिबिलिटी होती है ना कि लोगों में, अपने भारतीय लोगों में कितनी ज़्यादा सेंसिबिलिटी है, कितनी ज़्यादा सेंसिबल है वो लोग, ठीक है। इट इज़ ड्रॉ फ्रॉम द कॉमन इंडियन सीन्स एंड द साइट्स, सो इट विविडली प्रेजेंट बिफोर द माइंड्स आई ऑफ द पोइट, ठीक है। तो पोइट ने इसी तरीके से ड्रॉ किया इस पोएम को, कॉमन इंडियन सीन्स, हम देखेंगे कि हमारे भारत के मतलब हमारे इंडियन सीन्स को दिखाया है, ड्रॉ किया है, ठीक है। और साइट्स, ऐसे दृश्यों को दिखाया जो हमारे इंडिया में होते ही रहते हैं जी। विविडली प्रेजेंट बिफोर द माइंड्स आई ऑफ द पोइट, ठीक है। द सीन ऑफ द सिटी एंड द आफ्टरमैथ इफेक्ट द फ्यूड कैन बी सीन, हम देख सकते हैं कि भाई सीन ऑफ द सिटी के और फिर बाद में किस तरीके से इफेक्ट कर देते हैं चीज़ों को, ओके, लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। सच इमेजरी कैन बी यूज ओनली सच ए पोइट, देखो ऐसी इमेजरी, ऐसी चीज़ों को, ऐसा चित्रण वही पोइट व्यक्ति कर सकता है, ओनली सच ए पोइट, ऐसा पोइट कर सकता है वो इनडेलिबली अटैच्ड टू हिज पीपल, जो अटैच्ड है अपने भारतीय लोगों से, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पोइट ही इतने अच्छे से ऐसी इमेजरी का यूज़ कर सकता है जी। सीधी सी बात बताना चाहा है, ओके। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो होप करता हूँ आपको अच्छे, देखो ये इमेजरी वाला भी होगा, समरी भी आ सकती है, सेंट्रल आइडिया, थीम, या फिर एक्स्ट्रा बेस क्लॉक टावर एज ए सिंबल, ओके, ये वाले भी आ जाए ना तो अच्छे से आपको खूब सारे क्वेश्चंस करवा दिए, इनफ आपके लिए। बाकी आप एक बार पोइट्री अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको फिर कोई भी अगर लाइन भी उठा के दे दी जाए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसको, आपको इतने अच्छे से मैंने डिटेल में पोइट्री पढ़ाई है, ओके जी। तो बहुत अच्छे से हमने टेक्सचुअल क्वेश्चन करे एंड अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, ये जो आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है जी, ठीक है। तो होप करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ आप पहले पोइट्री, तभी मैंने कहा था आपको कि पहले पोइट्री पढ़िए देन क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, जो आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी अच्छे से, ठीक है जी। तो कोई भी क्वेश्चन आस्क करना हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, कोई भी
क्यूरी हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन वाले सेक्शन पे जाके डिस्कस कर सकते हैं। अटेंटिवली सारे वीडियो लेक्चर्स आपको वेल अरेंज्ड है, प्लेलिस्ट इंग्लिश कंपलसरी की भी एंड इंग्लिश लिटरेचर की भी, ठीक है। तो आप दोनों ही सब्जेक्ट्स की अच्छे से क्लासेस लीजिए, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी और आपकी प्रिपरेशन आपके बोर्ड के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, तो अटेंटिवली सारे लेक्चर्स लिया कीजिए और अच्छे से पढ़ाई जारी रखिए अपनी, ठीक है। मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।